अभी तक मैं आप लोगों को क्लास 10th का पार्ट 7 तक बतला चुका हूँ, ठीक है। उसमें मेनली जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे या एनसीईआरटी के जो नहीं भी थे, उसमें उस टॉपिक से जो वो डिपेंडेंट थे क्वेश्चन सारे, वो मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ, ठीक है। अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बातें हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब सवाल ये उठता है कि जब पता है तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ेंगे ताकि वो हम लोग को बाय प्रूफ मिल जाए, ठीक है, कि यदि फलना नंबर इरेशनल नंबर है तो क्यों है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो क्यों √5 एक इरेशनल नंबर है, आप प्रूफ करके बतलाइए। क्लास 10th में ये आपको पूछेगा कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है, या √5 ही नहीं √2 की भी अगर आप बात करोगे तो √2 भी जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है, ये चीज़ आप प्रूफ करके बतलाना है आप लोगों को। अब अभी तक आप लोग को ये बतलाया गया था, यानी कि 3 बातें बतलाई गई थी। अगर रेशनल इरेशनल का अगर आप डीप में जाओगे तो 3 बातें बतलाई गई थी। पहला बतलाया गया था आपको टर्मिनेटिंग वाला, है ना, कि टर्मिनेट अगर हो जाए, यानी कि अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड लगाओगे और वो कंप्लीटली डिवाइड लग जाए, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी आर कुछ बचे ही नहीं, रिमाइंडर कुछ बचे ही नहीं, तब आप कहोगे कि वो टर्मिनेट हो गया। दूसरा जो आप लोगों को बतलाया गया था वो बतलाया गया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और थर्ड वन जो आप लोगों को बतलाया गया था वो बतलाया गया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इस तीनों के आधार पे आप क्लासिफाई करते थे कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है या फिर कौन सा नंबर आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि रूट से भी आप कंपेयर करते थे, यानी कि जैसे मान लो कि कोई नंबर रूट के अंदर में है और रूट से कंप्लीटली अगर उसका आप फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइज करने के बाद अगर वो कंप्लीटली रूट से बाहर आ गया तो वो रेशनल है, नहीं आ पाया तो वो इरेशनल है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू अगर किसी भी नंबर का डीपली अगर पता लगाओगे कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल नंबर नहीं है, तो उसका जो सबसे यूनिक और ऑथेंटिक जो तरीका है उसको पता लगाने का वो आपका यही है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला। अब ये होता क्या है, तो ये मैं क्लास 9th में ही बतला चुका हूँ आप लोगों को, और जिन बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, वो मुझे पर्सनली बताइए, तो मैं आप लोगों को क्लास 9th का वो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला वो लिंक भेज दूंगा, तो जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़े समय में आप लोगों को फिर से ये बतलाता हूँ। टर्मिनेटिंग मतलब कि मान लो कि अगर आप एक कोई नंबर है ए और बी, ए एंड बी, है ना, ए एंड बी आपका कोई नंबर है, और अगर आप उसको डिवाइड लगा रहे हो, यानी कि ए को बी से लगा रहे हो डिवाइड, ठीक है, या बी को ए से लगा रहे हो डिवाइड, और वो कंप्लीटली कट जाए, आर की वैल्यू 0 हो जाए, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, भैया डिवाइड लगाते जाओ नंबर आते जाएगा, मतलब कि अगर आया 1.121212 बढ़ते चला जाएगा, 1 2 कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। उसके नीचे आ जाओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, 1.123 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 खत्म ही, मतलब कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और डिवाइड खत्म भी नहीं हो रहा है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यही 3 तरह का नंबर होता है, यही 3 तरह का नंबर होता है, मतलब कि जिसको आप a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है और आप उसको डिवाइड लगा करके ये पता लगा सकते हो कि भैया वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब इसके आधार पे आप क्लासिफाई कर लोगे कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा नंबर आपका जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई रेशनल और इरेशनल की। दूसरा जो बात अभी मैं आप लोग को बतलाऊंगा वो है आपका कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है, इसलिए बतलाऊंगा क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो प्रूफ बतलाऊंगा उसमें कोप्राइम का बहुत बड़ा यूज है। मतलब मान लो कि अगर आपको अमेरिका को खत्म करना है तो वो आपका परमाणु बम है ना, अगर अमेरिका को हराना है तो अमेरिका को हराने के लिए बिना परमाणु को तो उसको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि परमाणु जो है एटम बम का पूरा खजाना उसी के पास है ना। तो उसी तरीके से कोप्राइम नंबर आपका एटम बम की तरह काम करेगा। होता क्या है देख लेते हैं, कोप्राइम नंबर, ठीक है। देखिए कोप्राइम नंबर होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी रेशनल नंबर लिए, मान लीजिए कि आप 3/5 लिए, अब ये आपका क्या है, रेशनल नंबर का है,
क्योंकि भाई यहाँ क्यू की वैल्यू 0 नहीं है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो अगर आप देखोगे दोनों का, अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 5 इंटू 1 लिख सकते हो। अब देख रहे हो कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है। तो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसका कॉमन फैक्टर कितना होता है, मतलब 1 होता है दोनों नंबर का, ए और बी का। ए बाय बी में अगर आप लिखोगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और अगर कॉमन फैक्टर 1 निकलता है इसका मतलब क्या है, वो को प्राइम नंबर है। यानी कि मोटा मोटी तौर पे अगर आप बात करो तो कोई भी रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग करेंगे वही चीज़, करेंगे क्या कि हम लोग इरैशनल नंबर को पहले रैशनल मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रैशनल मान लेंगे। और रैशनल मानने के बाद होता तो फैक्टर सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर 1 होता है दोनों का, और हम लोग निकाल लेंगे 1 से अधिक, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भैया हम लोग जो बतिया बोल रहे थे ना वो गलत बोल रहे थे। काहे, शुरू में तो बोले कि 1 होता है, अब फिर बाद में आप 2 निकाल दिए, तो ये कैसे पॉसिबल है ना। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा बात जो है वो गलत है, हम लोग जो माने थे वो गलत है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नहीं इरैशनल नंबर है। यही कहानी है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है और गारंटी है कि इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए बोल लिए तो, और नहीं तो अच्छे से समझ लीजिए। और हर 2, 4, 10 क्वेश्चन जहां भी आपको मिले, चाहे वो डीपीपी में हो, एनसीईआरटी के किताब में हो, आपके पास जो साइड बुक अवेलेबल हो वो हो, या फलना ढकना चिलना जो भी हो, ठीक है, आप वहां से वो क्वेश्चन को लगा लीजिए। क्वेश्चन नहीं लगाओगे उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इलाज नहीं है क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लगाओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप मेरे लेक्चर को देख के सीखे क्या, ठीक है। तो सीखने के लिए आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा प्रॉपरली। क्वेश्चन लगाना सीख लो, क्वेश्चन लगाने की आदत डाल लो, ठीक है। और ऑनलाइन पढ़ना सीख लो, है ना, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है गॉड का, ठीक है। और ये इट मे बी ये एक्सपेरिमेंट आपको लाइफ में बहुत बार झेलना पड़े, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहा है और हम लोग का जो एक्टिविटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये समझो कि भगवान का दिया हुआ श्राप है ना। तो इसको आप श्राप की तरह मत लो, वरदान की तरह लो और मेहनत करके पढ़ाई करो। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करो, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूं। क्या है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √2 और √5 और √3 इज अ irrational नंबर, है ना। आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि √2 या फिर √5 या फिर √3, है ना। अच्छा, आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, है ना, सिर्फ पूछेगा कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर या फिर प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। √3 मैं ये लिख दिया इसलिए क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप से बन सकता है। और कोई भी ले लो, रूट के अंदर आप कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, सबको आप इसी तरीके से बनाओगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या करना है कि रेशनल मान लेना है। तो मान लेते हैं भाई, क्या कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब कोई भी रैशनल नंबर होता है तो वो किससे बिलोंग करता है, कोई भी रैशनल नंबर रियल नंबर होता है ना। तो वेयर A, B बिलोंग्स टू Z एंड B नॉट इक्वल्स टू 0। इतना लिख देना है बात कि भैया मान लो कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है ना। क्योंकि मैं बतला चुका हूँ कि पहले क्या करना है कि मान लेना है कि इरेशनल नंबर को वो रैशनल नंबर। अब अगर आप इसको रैशनल नंबर मान लिए तो इसका मतलब आप उसको बी के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो नाउ √2 इज इक्वल टू आप क्या लिख दिए, A में B, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, वेयर, एक लाइन लिख दो, वेयर A एंड B आर को प्राइम, है ना। को प्राइम का मतलब हैविंग HCF 1, है ना। यानी कि AB का अगर आप HCF निकालोगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। अब लिखना है, क्या करो उसके बाद स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
है ना। हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं भैया एक फैक्टर नहीं, दो फैक्टर ज़बरदस्ती निकालेंगे अभी, है ना। और फिर लास्ट में बोले कि ना हम तो ज़बरदस्ती निकाले, हम गलत किए हैं, मतलब वो नहीं है। देखिए क्या होता है, गेम देखिए। अब जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर दिए तो क्या निकला, 2 इज इक्व टू ए स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। इसका मतलब आप लिख सकते हो 2b स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर। इसका मतलब आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर बाई 2। अरे कुछ नहीं, इधर उधर कर दे रहे हैं उठा के, बी को उधर ले गया, 2 को इधर ले आया, है ना। तो क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्व टू ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमको क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है ना। दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना। जब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो ए भी तो डिविजिबल होगा, नहीं समझे, समझा दे। देखो कैसे, मान लो कि a इंटू ए जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। या फिर कह सकते हो आप सिंपली कि a इंटू ए बाय में 2। अब a को मान लो आप 4 ले लो, ठीक है, और इसको भी ले लो 4, और इसको ले लो 2, तो 4 4 जाएगा, हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। और ये 2 से डिवाइड लगाओ तो 8 टाइम्स में नहीं कट जाएगा, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर लो या फिर, हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, नंबर ए जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं होता है तो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, ठीक है। अच्छा ए यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल में 4 लिया, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि सर अगर ए की जगह 3 ले लेंगे तो ज़बरदस्ती है क्या, 3 डिविजिबल 2 से होता है, नहीं होता है ना। तो हम ऐसा ही नंबर लेंगे जो डिविजिबल हो जाए। मतलब मोटा मोटी तौर पे मेरे को ये बतलाना है आप लोगों को कि अगर किसी का स्क्वायर किसी सिंगल नंबर से डिविजिबल होता है तो सिंगल नंबर भी उससे डिविजिबल होता है। उसका कंक्लूजन यही है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इधर उधर। उसके बाद अब a जो है वो ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया, यहाँ तक तो हो गया। एक एजम्पशन हम लोग लिए थे पहला क्या कि √2 को a बाई b मान लिए थे। अब दूसरा एजम्पशन ये लेंगे कि लेट a इक्वल्स टू 2c। अब 2c क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a जो है 2 से डिवाइड लग रहा है ना, तो 2 का मल्टीपल भी a से डिवाइड लगेगा। अरे अगर आप 8 को 2 से डिवाइड लगा रहे हो तो 4 से वो डिवाइड नहीं लगेगा, 8 लगेगा 2 टाइम्स में। इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले लिया, 2c ले लिया, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर अगर आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये क्या निकलेगा, 4c स्क्वायर निकलेगा, है ना। इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लो 3, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अच्छा सा लाइन दे देता हूँ, सुंदर सुंदर, और उसके बाद लिखता हूँ। अरे बुढ़वा छोटा ना है भाई, इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ता है मेरे को, इसलिए मेरी बातों पे ध्यान दो और कॉपी में नोट करते जाओ। नाउ अब अगर आप इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को कंपेयर करोगे तो यहाँ लिख दोगे एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या पाया भाई, वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग कि 2b स्क्वायर जो है ना छोटू, वो 4c स्क्वायर के इक्वल हो गया। अरे ए स्क्वायर की जगह पुट कर दिया ना 4c स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर को हम लोग 4c स्क्वायर लाए ना यहाँ पे, वही चीज़ की है। अब जो है 2 को काट दो 4 से तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो यानी कि b स्क्वायर आपका क्या आ गया, 2c स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो b स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप लोग को देखने को मिल रहा है, लिखोगे दैट इज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। अब देखो जो कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, क्या ट्विस्ट है कहानी में, कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे माने थे कि ए बी जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि भैया जिसका HCF 1 होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या किए कि ए को डिवाइड लगा दिए 2 से और बी को भी डिवाइड लगा दिए 2 से। अरे भाई मतलब इसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, ए और बी का, एक के अलावा 2 भी निकाल दिए, है ना। कभी सही होगा ये, नहीं होगा। तो इसी से तो हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। नाउ हेयर ए, या फिर लिख सकते हो इसको इक्वेशन कहाँ तक लिए थे हम लोग, 3 लिए थे ना, इसको 4 मान लो, ठीक है। बाय इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या
कि ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाय 2, है ना। अब अगर डिविजिबल बाय 2 होगा इसका मतलब कॉमन फैक्टर भी है 2, इसका ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। हम लोग जो है क्या माने थे कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल दिए कि 2 है, ठीक है, कि ए एंड बी है बोथ डिविजिबल बाय 2, दैट इज ए एंड बी हैव 2 फैक्टर्स 1 and 2, ठीक है, which is not possible, so our contradiction is not ट्रू, है ना। हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ए एंड बी हैव 2 फैक्टर, ए 1 and 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी दो प्राइम नंबर का फैक्टर कभी भी एक से अधिक आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन हम लोग तो ले आए, है ना। नॉट ट्रू, सो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, है ना। देखिए फिर से एक बार समझिए चीज़ों को। मैंने क्या किया, सबसे पहले √2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया, मतलब रैशनल नंबर मान लिए, है ना। अब रैशनल नंबर क्या होता है, को प्राइम होता है। को प्राइम यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हैविंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्राइम याद नहीं रखता है। जिनको याद रहता है उनके लिए अच्छी है, जिनको याद नहीं रहता है वो उसके लिए ही है ना, घबराने की बात नहीं है। अब मैं क्या किया, दोनों को स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म में ले आया। ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो भैया ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को करके दिखलाया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ नया एक चीज़ मान लिए कि ए जो है वो 2c के बराबर होगा, तो ए स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ए स्क्वायर 4c के बराबर हो गया। उसके बाद इक्वेशन 3 और 1 को हम लोग कंपेयर कर दिए, तो 2b स्क्वायर जो है 4c के स्क्वायर आ गया, तो b स्क्वायर जो है 2c स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो 2 को ले आए इधर, तो ही हो गया b स्क्वायर जो है वो, इसका मतलब है कि 2 से भी डिविजिबल है, तो b भी 2 से डिविजिबल हो गया। यहाँ हम लोग प्रूफ कर दिए कि a जो है 2 जो है वो a से डिविजिबल होगा, और यहाँ हम लोग प्रूफ कर दिए कि 2 जो है वो b से डिविजिबल होगा, और यहाँ मान लिए थे कि नहीं वो खाली 1 से डिविजिबल होगा, मतलब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो हम लोग माने गलत थे ना। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, और यू कैन से दैट द ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 4 वी गेट व्हाट वी गेट, ए एंड बी आर बोथ डिविजिबल बाय 2, जो पॉसिबल है ही नहीं। दैट इज ए एंड बी हैव 2 फैक्टर्स 1 and 2 विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज नॉट ट्रू, सो √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे √5 हो, √3 हो, √7 हो, कोई भी नंबर हो, बहुत ही आसानी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। पहले आप मान लो कि वो रैशनल है, और उसके बाद अपना कॉन्ट्राडिक्शन को गलत ठहरा दो, और गलत ठहराने के बाद बोल दो कि वो जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान लगाओ और अच्छे से मेहनत करो। और दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज करो, कॉल करो, कमेंट करो, है ना, जो करना है करो भाई, लेकिन पूछो। नहीं पूछोगे तो खुद फंसोगे। इसमें ऑल इन ऑल नुकसान तुम ही लोग का है, नुकसान हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन को पूछना तुम लोग की क्या बोल सकते हो, प्राथमिकता है, बताना हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।